एक 40 साल की महिला जो कि कंप्यूटर सीखने के लिए एक कंप्यूटर सेंटर पे आया करती, उसकी जो आंखें हैं वो चार हो गई थी उसी कंप्यूटर सेंटर में काम करने वाले आशुतोष से। यहाँ पर वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। वह लड़का भी उस आरती से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन उनकी उम्र में करीब 15 साल का फ़र्क होता है। दरअसल वह लड़का जो कि 25 साल का है, वहीं वह जो महिला है जिसकी उम्र करीब 40 साल है, लेकिन वह देखने से बिल्कुल भी नहीं लगती कि इसकी उम्र 40 साल होगी। यानी कि जब शुरुआत में वह जो महिला है उस सेंटर में पढ़ने के लिए आई थी, उसने जब अपना फॉर्म भरा था उनकी उम्र के मुताबिक, यानी कि जो उम्र उन्होंने डेट ऑफ बर्थ वहाँ भरी थी उसके मुताबिक उसकी उम्र करीब 40 साल की होगी। और इसी बात को देखते हुए वह जो आशुतोष है वह कहता है, अरे आप तो 40 की नहीं लगती। तो यहाँ पर आरती जवाब देती है कि ये किसी किसी की नज़र का फ़र्क होता है, किसी को वो उम्र ना लगती है, किसी को उसकी उम्र ज़्यादा नहीं लगती। और यही वह बात थी जो कहीं ना कहीं दिल, यानी कि आरती के दिल को छू गई थी। और बस आरती तब से उस आशुतोष को अपना दिल दे बैठी थी। यहाँ पर जब वह सेंटर पर तो आती है, सेंटर पे दुनिया को दिखाने के लिए तो वो पढ़ाई करती है, लेकिन वही आशुतोष उसको उस सेंटर के छत पर ले जाया करता है और वहाँ पर घंटों घंटों बैठा रहते दोनों, और बस वही प्यार की बातें किया करते और एक दूसरे के साथ प्यार भी किया करते। अब आप समझ तो गए होंगे कि एक महिला और एक लड़का जब मिल रहे हैं तो उनमें सिर्फ प्यार करने की बात थोड़ी है, प्यार को अंजाम देने की बात होती है। और बस यहीं पर पहली बार आशुतोष उस महिला के साथ संबंध बनाता है, और वह संबंध इतना ज़बरदस्त और जोरदार होता है कि कहीं ना कहीं आशुतोष के दिमाग में वह जो आनंद है वह पहली बार आया था। अब तो आशुतोष बड़े ही प्यार से उस आरती को चूमता है, और आरती भी उस आशुतोष पर इतनी जोर से ज़बरदस्त तरीके से मोहब्बत लुटा रही होती है। आरती जैसे कि अपना सब कुछ उसको दे देना चाहती है, लेकिन उसको एक छोटा सा डर है, डर है कहीं वह उस लड़की का प्यार ना खो दे। यहाँ पर वह लड़का भी उससे कहता है कि हाँ, कभी कभी उसको भी लगता है कि वह तुमसे दूर हो जाएगा, लेकिन वह अपने जीवन का भरकस प्रयास करेगा और तुम्हें कभी भी खुद से अलग नहीं होने देगा। बस इस बात के सोचकर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बस एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में लग जाते हैं, और फिर ज़बरदस्त तरीके से उन दोनों के बीच में संबंध भी कायम होते हैं और इसी प्रकार से उनका प्यार बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी बात छुप नहीं सकती। एक दिन उस महिला के पति को जब ये खबर पता चल गई कि उसकी जो पत्नी है वह यहाँ पर कंप्यूटर सीखने के लिए नहीं, वह तो अपनी जवानी लुटाने के लिए आती है। अब इस बात पर वह पति पहले तो अपनी पत्नी को समझाता है, उस पर रोक टोक लगाता है, लेकिन जब उसकी रोक टोक भी उस पत्नी को उसके आशिक से मिलने से नहीं रोकती है, तो फिर वह आदमी अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा करता है जिसको जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। और दोस्तों, जैसे ही उस पत्नी के साथ ये प्रक्रिया हुई, जब उसके आशिक को यह पता चलता है तो वह उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा कर देता है जैसा किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। दोस्तों, मेरी गुजारिश है आपसे, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि नवे संबंधों के आड़ में कितना बड़ा खेल रचाया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मुरैना ज़िले से। दोस्तों, मुरैना जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, मुरैना ज़िले में एक जो नूराबाद नाम का एक थाना क्षेत्र है। दोस्तों, इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है। उस गांव में यानी कि 8 अगस्त को खलबली सी मच गई थी। दरअसल उस गांव में जो बनी हुई जो जोहड़ है, उस जोहड़ में एक बोरी मिलती है। दरअसल उस बोरी में से इतनी गंदी बदबू उठी हुई है, अब तो जो ग्रामीण लोग हैं वो पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं और पुलिस को भी मौका वारदात पे बुला लेते हैं। अब पुलिस तो वहाँ पर आई है, अब पुलिस के साथ साथ एफएसएल टीम वगैरह भी आती है। दोस्तों, अब जैसे उस बोरी को खोला जाता है, उसमें मिलता है एक व्यक्ति का शव। यानी कि अब व्यक्ति कौन है, उसके चेहरा वगैरह सब कुछ फूल गए, पानी भी लगा है, तो वो जो चेहरा है वो बिल्कुल गल चुका है, कोई जानकारी नहीं मालूम चलेगी। यहाँ उसके कपड़े और जो जूते पहने हैं उसने, उनसे उसकी शनाख्त करवाने की बात तो चल रही है। उस आदमी की उम्र करीब 40-45 साल रही होगी, लेकिन पुलिस अब आगे उसकी जांच के लिए उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो तैनात वो जो उस थाने के प्रभारी हैं ओपी यादव, उनको
अचानक से याद आता है कि जो 23 अप्रैल को एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी उनके थाने में, यानी कि उनके थाने में जिस मनोज के बारे में ये बात लिखाई गई थी, अब तो मनोज के पिता और भाई को बुलाया जाता है उस हॉस्पिटल। और दोस्तों, जब उनसे उस सब की शनाख्त कराई जाती है तो वो दोनों इस बात को मान जाते हैं कि हाँ, ये जो सब है ये उनके बेटे यानी कि मनोज का, उनके भाई मनोज का है। लेकिन यहाँ पर मनोज की पत्नी भी आती हैं, उनका नाम होता है आरती। आरती उस सब को देखने के बाद साफ शब्दों मना कर देती है और कह देती है कि यह उसके पति का शव नहीं है। अब यहाँ पर वह पत्नी मान नहीं रही है, लेकिन उसके जो पिता है, भाई है, वो सब इस बात को मान चुके हैं कि हाँ, ये उनके बेटे का शव है और उनके बेटे की मौत हो चुकी है। लेकिन अब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में मालूम चलता है कि इस आदमी की यानी मनोज की जो मौत हुई है वह दम घुटने के कारण हुई, यानी कि किसी ने इसका गला घोटा है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अब तो उस मनोज की हत्या की जाने की बात सामने आती है और यह बात पुष्टि होती है कि किसी ने उस मनोज की गला दबाकर हत्या कर दी है। साथ ही साथ उसको एक बोरी में भर के उसका सब एक जोड़ की तरफ फेंक दिया गया ताकि उसकी जो लाश है वह गल जाए और कोई लोग सोचे कि भाई हो सकता है कोई कुत्ता वगैरह या फिर कोई जानवर यहाँ पर मर गया है, उसके शरीर से ये बदबू उठ रही है। लेकिन यहाँ पर जो वह आरती है वह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है, ना ही इस बात को कहती है कि उसके पति की मौत हो गई है। लेकिन यहाँ पर उस जो मनोज है, मनोज के जो डीएनए वगैरह हैं वो उनके पिता और भाई से मिलवाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एफएसएल की टीम पक्का सबूत दे देती है, डीएनए रिपोर्ट में भी उसके बारे में पूरी जानकारी सामने आ जाती है कि यह जो शव है यह मनोज का ही शव है। दोस्तों, मैं अब आपको मनोज के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो मनोज आबकारी विभाग में एक प्राइवेट ड्राइवर की तरह काम किया करता है और वह वहाँ के उन विभाग की गाड़ी को चलाया करता है। उनकी पत्नी होती है आरती। लेकिन मनोज की मौत के बाद भी आरती ने अपने माथे पर सिंदूर लगाना, अपना श्रृंगार करना कुछ भी नहीं छोड़ा था। आरती जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत थी, यहाँ पर जब आरती से पूछताछ की जाती है तो आरती हर तरह की बात के लिए मना कर देती है। वह कहती है उसको कुछ मालूम ही नहीं है और आप बार बार ये कह रहे हैं कि यह उनके पति का शव है, लेकिन यह उनके पति का शव नहीं है। यहाँ पर एफएसएल टीम इस बात की भी जानकारी देती है कि इस आदमी की हत्या लगभग 7-8 दिन पहले की गई है। पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है, पुलिस तो बस ऐसे ही कॉल डिटेल्स वगैरह निकालने में जुटी हुई है। और यहाँ पुलिस सोचती है कि हो सकता है आरती के फ़ोन नंबर लिए जाएं और उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए। दोस्तों, आरती के जो नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कॉलिंग होती है वह होती है आशुतोष नाम के उस लड़के की। दोस्तों, अब वह जो आरती से पूछा जाता है तो आरती बताती है कि जो कौशल विकास सेंटर यहाँ पर खुला हुआ है वह वहाँ पर कंप्यूटर सीखने के लिए जाया करती थी। जब उसकी ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं तो आशुतोष का उसके पास फ़ोन आया था। पुलिस अब आशुतोष के पास पहुँचती है और उससे पूछताछ करती है और उससे कहती है कि भाई, तुमने उस आरती के पास फ़ोन तो किए हैं, लेकिन इतने फ़ोन क्यों किए? यहाँ पर वह आशुतोष साफ बताता है कि उसने आरती के पास फ़ोन तो किए इसलिए क्योंकि वह यहाँ पर आ नहीं रही थी, यानी कि सेंटर नहीं आ रही थी, इसी वजह से वह फ़ोन करता था। अब पुलिस को जवाब मिल गया, पुलिस तो वापस लौट जाती है और अभी जो उस आरती की कॉल डिटेल, सीडीआर रिपोर्ट वगैरह सब कुछ निकालने में जुटी हुई है। और यहाँ पर पुलिस के पास अब एक ऐसा सबूत आ जाता है कि यहाँ वह जो आशुतोष है वह दिन में तो अक्सर फ़ोन किया करता है, अक्सर आरती से इसकी रात को भी बातें हुआ करती है। अब कहीं ना कहीं पुलिस का जो शक है वह गहरा जाता है आरती के ऊपर और अब पुलिस आरती के पास जाती है। आरती से ज़्यादा पूछताछ नहीं करती, लेकिन आशुतोष के पास ज़रूर पहुंच जाती है। जब आशुतोष से बात कर रही होती है तो पुलिस यहाँ पर अपनी जो जाल है उसको तो फैलाती है। पुलिस उस जाल के अनुसार एक प्रश्न पूछती है कि भाई ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली कि वह जो आरती है वह तो नहीं आ रही है और तुमने इसी वजह से उसके पास फ़ोन किया, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तुम लोगों ने रात को ऐसी कौन सी अटेंडेंस लगवाई भाई? रात को तुम घंटों घंटों बातचीत क्यों करते हो? इस बात को सुनकर वह जो आशुतोष है वह काफ़ी ज़्यादा शक पका जाता है और दोस्तों, उसकी निगाहें बता देती है कि वह कोई ना कोई राज को छुपा रहा है। बस फिर क्या था, पुलिस अपनी कार्रवाई में यानी कि अपने रौद्र रूप में आती है और बस ढंग से खबर लेती है उस आशुतोष की। आशुतोष से जब लगातार पूछताछ और भी की गई तो आशुतोष यहाँ पर मनोज की हत्या करने के बारे में सारे जुर्म को स्वीकार कर लेता है और वह यह भी बताता है कि
यह काम उसने अकेले नहीं किया है। इस काम को करने के लिए उसके 4-5 यानी कि दोस्त भी हैं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया था। यहाँ पर अब पुलिस उससे जब पूछताछ करती है तो उस आरती को भी उस थाने में बुला लिया जाता है और आरती और जो लड़का आशुतोष है दोनों साथ में बैठे और जब उनसे पूछताछ की जा रही है तो यहाँ पर एक वाकई में अनोखा राज खुलकर सामने आता है। दरअसल ये राज होता है उस आरती का कंप्यूटर सीखने का। दरअसल जब वह कंप्यूटर सीखने के लिए करीब 1-1.5 साल पहले उस सेंटर पर गई थी जो कि कौशल विकास सेंटर था, जिसको चलाने वाला जो उसका मुखिया था, जिसका नाम संचालक, जिसका नाम होता है दीपक सेंगर। दीपक सेंगर का वह सेंटर जहां पर आरती अब कंप्यूटर सीखने के लिए जाती है और जब वह सेंटर पे अपना फॉर्म भरती है तो वहां पर जो अपनी उम्र करीब 40 साल लिखती है, लेकिन उस फॉर्म को लेने वाला वह जो आशुतोष माहौर है वह कहता है अरे तुम 40 की तो लगती नहीं हो, 40 कैसे लिख दिया। यहाँ पर वह महिला कहती है यानी कि आरती उसको जवाब देती है कि अपनी अपनी नज़र का हिसाब है, आपको नहीं लगता ये आपकी नज़र है। बस ये बात थी। कहीं ना कहीं आरती को अपने जवान होने का जो रुख था वह समझ में आ गया था। दरअसल आरती 2 बच्चों की माँ थी और वह जिस प्रकार से आशुतोष के सामने अपने आप को जवान होने की बात कह रही थी, यानी कि वह जो आशुतोष है वह भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वह आरती जो दिल ही दिल में बिल्कुल राजी है। कहीं ना कहीं उन दोनों के फ़ोन पर बातचीत होना शुरू हो जाती है और बस वह बातचीत इस एक प्रकार से उन दोनों के प्रेम की बातें चलने लगती है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं लेकिन अपने अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। अब तो उन दोनों की व्हाट्सएप पे भी चैटिंग होने शुरू हो जाती है और एक दिन वह आरती उस लड़के यानी कि आशुतोष के पास एक ऐसा मैसेज भेजती जिसमें बहुत ही अच्छा फिल्मी गाना होता है और उस गाने को सोचकर आशुतोष यानी कि उसने वह गाना तो देखा, उस मैसेज को भी देखा और वह समझ गया था कहीं ना कहीं आरती भी उसको चाहने लगी है। बस फिर क्या था, अगले दिन जैसे आरती उस सेंटर में गई, अब तो आशुतोष अपने प्यार का इजहार आरती के सामने कर देता है और आरती उस प्यार के इजहार को पाकर ऐसे खुश थी जैसे उसको जन्नत मिल गई हो। अब तो वे जो आशुतोष है बड़े ही प्यार से उस आरती को अपने पास बिठाया करता, उसके साथ घंटों घंटों समय बिताया करता। यानी कि जितने समय के लिए वे सेंटर आती थी उतने समय के लिए वो लोग उस सेंटर की बनी हुई छत जहाँ पर छोटा सा कमरा बना था उस कमरे में जाया करते और बस उन दोनों के बीच में रंग रलियाँ बनना शुरू हो गई थी। दोस्तों जब पहली बार उस आरती के साथ उस लड़के आशुतोष जो कि 25 साल का था उसने संबंध बनाया तो यहाँ पर जो आरती है वो भरपूर आनंद लेती है और वह ऐसा आनंद उठा रही है यानी कि उस आशुतोष को भी यकीन नहीं होता कि वाकई में वह इतना ताकतवर है। यानी कि आरती तरह तरह से मज़े लिया करती है और आशुतोष भी उसी तरह से उस यानी कि आरती को खुश किया करता। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब भी वो आते एक दूसरे को चूम लेते, गले लगाते और बस एक दूसरे को उस कमरे में ले जाकर खुश किया करते। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब कोई बात हो रही होती है ना उसके बारे में समाज को खबर पता ही चल जाती। यानी कि अब तो लोगों को भनक लग गई थी कि कहीं ना कहीं इस आरती और आशुतोष के बीच में प्रेम संबंध बन गया है। यानी कि वे लोग घुट घुट कर बात किया करते हैं और बस वहाँ सारे एरिया में ये बात जब मशहूर हो गई तो यह बात कानों कान पहुँच गई उस व्यक्ति मनोज के पास, यानी कि आरती के पति मनोज के पास। अब वह मनोज जब अपनी पत्नी आरती से कहता है कि तुमको ये सब बातें करना शोभा नहीं देती, तुम 40 साल की हो गई हो, 2 बच्चों की माँ भी हो यार, तुम अब इस समय ये सब काम कर रही हो, तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बड़ा लड़का 12वीं क्लास में पढ़ता है, तुम्हें तब भी शर्म नहीं आती। लेकिन वह आरती जो कि उस आशुतोष के प्यार में पगला गई थी वह कहती कि नहीं, उसको कुछ भी समझ नहीं आता है, उसको जैसे काम करना है उसको करने दीजिए, उस पर ज़्यादा रोक टोक लागू मत कीजिए। बस इस बात पर नाराज़ होते हुए मनोज अब उससे कह देता है कि एक काम करो, आज के बाद से तुम्हारा सेंटर जाना बंद। आरती ने जैसे ही कंप्यूटर सेंटर पे जाना बंद किया, अब यहाँ पर आशुतोष उसका इंतज़ार तो करता लेकिन उसका इंतज़ार लंबा हो गया था। वह सोच रहा था यार कहीं ऐसा ना हो उसकी जो यानी कि प्रेमिका है आरती से मिलना ही ना हो पाए। लेकिन उनकी दोनों की फ़ोन पर बातचीत हुआ करती थी और यहाँ पर उन दोनों के बीच में यह प्लानिंग भी बन जाती कि कैसे उन लोगों को उस यानी कि मनोज से छुटकारा कैसे पाना है। बस इस बात पर विचार करते हुए वो लोग अब एक ऐसी साजिश रचते हैं यानी कि 23 जुलाई को उस लड़के यानी कि मनोज के पास
फ़ोन वगैरह किया जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं आ रही है। यहाँ पर वे मनोज साहब मना करते हैं, भाई उनकी पत्नी को नहीं करना, अब कंप्यूटर का जो कोर्स है अब रहने दो इसको, हमको नहीं करना है। लेकिन वह आशुतोष लगातार उनसे कह रहा है कि अभी उनको 2 महीने और आना, और यदि वो 2 महीने और आती हैं तो उनको सैमसंग का एक बड़ा सा फ़ोन यानी कि स्मार्टफोन है वो इनाम में मिलेगा। यानी कि हर किसी को वह जो मोबाइल फ़ोन मिलने वाला है, लेकिन तुमको उसको लगातार उस सेंटर में भेजना होगा। वह आशुतोष काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाता है उस मनोज पर, तो वह मनोज उससे कहने लगता है, भाई ऐसा है, मैं आऊँ या मैं अपनी पत्नी को भेजूँ या ना भेजूँ तुम्हें उससे क्या, लेकिन मैं एक बार देखना चाहता हूँ आखिर उस सेंटर पर क्या होता है। अब तो वह आशुतोष उससे कहता है, हाँ बिल्कुल सर, आप आइए और देखिए यहाँ पर क्या होता है। हमारा सेंटर बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर जो फीमेल टीचर्स हैं वही पढ़ाती हैं। अब इस बात को सुनकर वह जो मनोज है, मनोज अब वो सेंटर पे जाता है। यहाँ उस मनोज को चाय वगैरह भी पिलाई जाती है। उस चाय में कुछ नशीला पदार्थ दिया जाता है, लेकिन उस चाय के अंदर जो नशीला पदार्थ होता है उसकी मात्रा होती है बहुत ही कम, जिसकी वजह से वह जो आदमी है जिसका नाम मनोज है वह बेहोश नहीं हो पाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में फेल होता देख आशुतोष अब तो अपने साथियों के साथ ये नशीला इंजेक्शन उस आदमी मनोज के गले में लगवा दिया जाता है। अब तो वह जो आशुतोष है अपने साथियों के साथ मिलकर उस आदमी यानी कि मनोज को उस ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं और बस उसी बेड पर लेटाकर उसकी गला दबाकर जान ले लेते हैं। उसके बाद उसके सबको एक बोरी में भर के यानी कि नूराबाद के उस गांव की जो जोहड़ है उसमें फेंक दिया जाता है। और इस प्रकार से उस आशुतोष माहौर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस मनोज कुमार को अपने प्यार के रास्ते में बन रही बाधा के रूप में से हटाकर फेंक दिया था। लेकिन यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जुर्म था और वह जो आशुतोष है वह अब आरती के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि देखो, तुम्हारी और ये जो रोक टोक है इसको हमने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। कल से सेंटर आ जाना और बस हम लोग इसी प्यार से इसी तरीके से प्यार करेंगे। लेकिन जब मनोज काफ़ी दिन तक घर नहीं लौटता है तो मनोज के जो पिता है जिनका नाम रामजी लाल है, रामजी लाल अपने बेटे को लेकर मनोज की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए नूराबाद थाने में जाते हैं और वहाँ पर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन जैसे ही 8 अगस्त 2019 को वह बोरी उस जोड़ में से बरामद हुई, यानी कि ओपी यादव जो कि वहाँ पर अधिकारी थे उनको मालूम चल गया कि हो सकता है यह मनोज कुमार का सभी हो, और फिर पूरी जांच के मुताबिक मनोज कुमार के सब के रूप में उसकी पहचान भी हो पाई। और दोस्तों यहाँ पर जो आशुतोष है, आशुतोष को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और आशुतोष की निशानदेही पर ही आशुतोष के साथ में जो उसके साथी बने हुए थे, यानी कि उस सेंटर का जो मालिक होता है जिसका नाम दीपक सेंगर होता है, उसका एक और दोस्त जिसका नाम अमन यादव जो कि उस सेंटर में पढ़ाया करता है, उसके और भी 2 मित्र होते हैं जिनमें एक शख्स का नाम दीपक बलिया होता है और दूसरे जो 5वां जो शख्स है जिसका नाम आदित्य सिसोदिया है। यानी कि इन 5 लोगों को जब पुलिस गिरफ्तार करती है, ये लोग अलग अलग जगहों पर भाग तो गए थे लेकिन पुलिस ने एक एक की निशानदेही कर ली थी और उनको जब गिरफ्तार करके वहाँ पर लाया गया तब जाकर आशुतोष ने इस बात को सुनिश्चित किया कि हाँ यही 5 लोग थे जिन्होंने उस मनोज कुमार की हत्या करी। अब तो उन लोगों को निचली अदालत में पेश करने के बाद उनका करीब 6 दिन तक रिमांड लिया जाता है। उसके बाद फिर उनको जो सज़ा सुनाई गई उसी के मुताबिक अब 5 लोग यानी कि करीब 22 साल की जो सज़ा है वह जेल में रहकर काट रहे हैं। लेकिन यह जो सज़ा है यह बिना पैरोल की है, यानी कि इनको 22 साल तक कोई भी जमानत नहीं मिलेगी। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से ये घटनाक्रम यहाँ पर साबित हो रहे आगे आ रहे हैं, यानी कि इनसे लगता है कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में जो भरोसे का रिश्ता होता है वह कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है। यानी कि एक पत्नी जिसको पता नहीं किस कौन सी चीज़ की फंटेसी की ज़रूरत है, यार तुम्हें ज़रूरत किस चीज़ की है भाई, शारीरिक सुख वो पति दे रहे हैं, तुम्हें भी शारीरिक सुख मिल रहा है, तुम अपने पति के साथ करो ना। तुम उस सुख को किसी अन्य पुरुष में ढूंढ रही हो फिर तो तुम्हारी हालत बेकार है। और यदि तुम ऐसे पर पुरुष के साथ इस प्रकार के संबंध बनाने में ज़्यादा रुचि दिखाते हो तो फिर तो यह तुम्हारी दुर्गति को बढ़ाने वाला है। आप लोग अपने लिए जो नरक के रास्तों को खुद तैयार कर रहे हो, इसमें कुछ अच्छी बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात खरी बता दूं कि जब भी किसी इंसान ने अवैध संबंधों के मामले में आगे बढ़ने की कोशिश करी है तो उस आदमी को मुंह की खानी पड़ी है और फिर उसका जो शरीर है यानी कि वह
उस जेल में बैठकर सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं कर पाता। यानी कि एक व्यक्ति जो अपने अवैध संबंधों की आड़ में उसे लगता है कि शायद तो किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये जो समाज है ना, ये दुनिया है, यह एक ऐसा यानी कि सच को सामने लाती है कि आदमी सोच नहीं विचार यानी मतलब उसका दिमाग भी काम नहीं करता, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है। इसलिए दोस्तों बार बार यही बात बताई जाती है कि इन अवैध संबंधों से बहुत ही दूर रहें, बच कर रहें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे और किसी पर किसी प्रकार की कोई भी आंच ना आने पाए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।